तो आज का वीडियो है कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, उसका यूज़ क्या होता है और हम लोग कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज़ करते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो उप्स कॉन्सेप्ट होता है मेरा, उसमें कंस्ट्रक्टर मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम होता है टू इनिशियलाइज आवर इंस्टेंस वेरिएबल। हम मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा मतलब चाहिए। हमको ऑब्जेक्ट पे काम करना है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट सब हम बनाएंगे उस पे हम काम करेंगे। तो उस मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया जाता है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। तो इसके वजह से हमको कंस्ट्रक्टर को पढ़ना पड़ता है। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ओप्स कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा कि कैसे मेरे प्रोग्राम का फ्लो है। तो आगे देखते जाओ। और एक बात और, जो भी मेरा इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो सबका एक एक कॉपी हर ऑब्जेक्ट को मिलता है। मतलब कि हम जितना ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबको एक इंस्टेंस वेरिएबल का कॉपी मिलेगा, दिखा देता है। जैसे मान लेते हैं मेरा इंट a इज इक्वल टू 10 लिए हुए स्टार्टिंग में। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मेन मेथड यूज कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, c इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर चेक। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसमें कि मान लेते हैं प्लस प्लस सी डॉट ए कर रहे हैं। ठीक है, और SYSOUT सिस आउट का यूज़ करके हम सी को प्रिंट करवा रहे हैं। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, थोड़ा नीचे करते हैं, इसको हटाओ, हमको ये अभी नहीं चाहिए। इसको C1 करते हैं, इसको भी C1 करते हैं। तो कहानी ये है, हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। पहला ऑब्जेक्ट मेरा ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा ये है। हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये जो मेरा इंट a इज इक्वल टू 10 है, एक सेपरेट कॉपी इस ऑब्जेक्ट को मिलेगा, एक सेपरेट कॉपी, और एक सेपरेट कॉपी इस ऑब्जेक्ट को मिलेगा। जैसे होता है ना कि क्लास है, एक क्लास में मतलब मान ले कि 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट, मतलब अगर मतलब सर अगर दे जिरोक्स बांटना स्टार्ट किए, मतलब कोई चीज़ का नोट्स देना हो, सबको मिलेगा एक एक कॉपी। ऐसा थोड़ी रहता है कि कोई स्पेशल है तो उसको सिर्फ मिलेगा बाकी को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, सबको एक सेपरेट सेपरेट कॉपी मिलता है। ठीक है, तो इसको भी मिला, ये मेरा जो सी नाम का है मेरा कंस्ट्रक्टर, सी इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, इस ऑब्जेक्ट को भी एक कॉपी मिला। वो क्या किया, अपने कॉपी में प्लस प्लस ए किया, मतलब कि अपने वैल्यू में जो इसका ओरिजिनल वैल्यू था इसमें एक इंक्रीमेंट किया। तो इसका वैल्यू हो गया 11, प्रिंट करवाएंगे, आउटपुट में 11 आएगा। ठीक, लेकिन जब हम इसको कॉल किए, इसका सेपरेट कॉपी बना और इसके पास अभी भी ए का वैल्यू 10 है, इसके ए का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ये अपने ए के वैल्यू के साथ चेंज किया है। यही होता है कि इंस्टेंस वेरिएबल का सेपरेट कॉपी बनता है हर ऑब्जेक्ट के लिए। एक कॉपी इसको मिला और एक कॉपी मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट को मिला। ठीक है, इसका कॉपी मिला, इसको भी 10 मिला था। ठीक है, 10 मिला, लेकिन ये अपने वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करके 11 कर लिया। ठीक है, लेकिन ये अपने वैल्यू में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो इसका वैल्यू एज इट इज 10 ही रह जाएगा। रन करते हैं। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड का यूज नहीं किए हैं। एक मिनट, सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग, रन करते हैं। देखो, पहला वैल्यू कितना आया, पहला वैल्यू आया 11, चेंज होके हो गया था 11। क्यों? क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट जो है वो अपना काम कर चुका है, उसका हो गया है, वो अपना काम करके बैठ चुका है। ठीक है, वो अब उसको कोई उतना लेना देना नहीं है। तो एक मिनट, तो पहला ऑब्जेक्ट क्या किया, अपने वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करके 11 कर दिया, और दूसरा वैल्यू में हम कुछ इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको 10 मिला तो एज इट इज 10 रह गया। कहने का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी बनता है इंस्टेंस वेरिएबल का। इंस्टेंस वेरिएबल है मेरा, ये पहचानेंगे कैसे, इसके पीछे अगर स्टैटिक लगा रहता तो ये मेरा एक टाइप से स्टैटिक वेरिएबल होता। बट इंस्टेंस वेरिएबल मेरा वो वेरिएबल है जिसका सेपरेट कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए बनता है। ठीक है, अगर हम अभी इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, दोनों का वैल्यू 11 11 आना चाहिए।
11 11 आया है। इसका मतलब है कि स्टैटिक वेरिएबल का सिर्फ एक ही कॉपी बनता है, एक ही कॉपी हर स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसको भी एक कॉपी मिला, इसका स्टार्टिंग में वैल्यू था 10, ये कर दिया अपने वैल्यू को चेंज करके 11 कर दिया और प्रिंट करवाया तो 11 आया। लेकिन साथ में जब ये यूज़ करने के लिए आया तो उसको वही वैल्यू मिला जो वो सी काम किया था, मतलब कि अब वैल्यू चेंज होके 11 हो गया है। कहने का मतलब है कि स्टैटिक वेरिएबल का सिर्फ सिंगल कॉपी बनता है और वो हर ऑब्जेक्ट उसको यूज़ कर सकता है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट उसको चेंज करने का कोशिश करे तो उसका इम्पैक्ट बाकी पे भी पड़ता है। ये बेचारा C1 कुछ नहीं किया था लेकिन फिर भी इसको मजबूरी में 11 होना पड़ा। लेकिन ये जो मेरा इंस्टेंस होता है उसका सेपरेट कॉपी सबको मिलता है, तो ये अपने जीरोक्स कॉपी के साथ कुछ भी करे ये इसका पर्सनल मैटर है, और ये बेचारा कुछ भी करे ये इसका पर्सनल मैटर है। तो इस टाइम में हमको वैल्यू आएगा 10, 11 और 10। ये मेरा इंस्टेंस है, 11 एंड 10 आ गया। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर हम लोग क्यों बनाते हैं, क्या काम होता है, तो हर इंस्टेंस वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन का काम पड़ता है कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर एक टाइप से मेथड जैसा होता है, बट मेथड नहीं होता है वो। हाँ, दो रूल्स है कंस्ट्रक्टर के लिए, 2 रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, 2 रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कि कंस्ट्रक्टर का 2 रूल है, वो थोड़ा जानना पड़ेगा वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। 1 मिनट, ये कमेंट, ठीक है। 2 रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट रूल ये कहता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम, कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम। और दूसरा, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। मतलब कि ये 2 रूल अप्लीकेबल है कंस्ट्रक्टर के लिए कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा क्लास के नाम के, और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। चलो एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अभी हम सी वेरिएबल को हटाए हुए हैं इसलिए यहाँ पे कंपाइलेशन एरर दे रहा है, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है, इसको क्लोज करो। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं इसका कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम होता है विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज आवर इंस्टेंस वेरिएबल। हम मान लेते हैं अपना एक इंस्टेंस वेरिएबल लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है, इंट ए और स्ट्रिंग नेम ऐसे करके लेते हैं। कोई भी कंपनी है उसमें मान लेते हैं, कंपनी के बेसिस पे ही करते हैं, रुक जाओ। मान लेते हैं मेरे पास एक क्लास, एग्जांपल के लिए इस क्लास को अभी छोड़ दो, ये मेरा थोड़ा सा मेन क्लास है। इस क्लास को हम लोग, वैसा क्लास जिस क्लास में मेन फंक्शन होता है उसको BCL कहा जाता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि एक और क्लास बनाते हैं खुद से। मान लेते हैं हम बना रहे हैं क्लास, और मान लेते हैं एम्प्लॉय नाम से बना रहे हैं क्लास, एम्प्लॉय नाम से एक क्लास बनाए। ये मेरा BCL क्लास है, मतलब कि हम सिर्फ इसमें लॉजिक लिखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। मान लेते हैं मतलब कोई भी, मतलब अगर एम्प्लॉय होता है उसका नेम होता है स्ट्रिंग नेम, हर एम्प्लॉय का एक नाम होता है, और फिर इंट ID होता है, मतलब उसका कुछ एम्प्लॉय ID होगा और कुछ एम्प्लॉय नेम होगा, ठीक है। हम कंस्ट्रक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, मतलब क्लास नेम को कॉपी करो, यहाँ आके पेस्ट करो, ऐसे ऐसे हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं। और जावा में कोई भी प्रोग्राम तुम विदाउट कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते हो। अगर तुमको हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवाना होगा तो कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी रहता है। अगर तुम कंस्ट्रक्टर खुद का नहीं बनाए हो, तुम्हारा JVM ये सोचेगा कि ये लड़का थोड़ा बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली तुमको एक कंस्ट्रक्टर बना के दे देगा। लेकिन जावा में कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी होता है, अगर तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा JVM जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके तुमको तुम्हारे प्रोग्राम में इंटरनली दे देगा, ठीक है। हम एम्प्लॉय नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाए, कंस्ट्रक्टर अभी जस्ट बताएं कि कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम,
ठीक है। अगर हम इसके पीछे में कोई भी मतलब कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं तो ये मेरा एक टाइप से डिफ़ॉल्ट है, हम इसको पब्लिक बना देते हैं ताकि हर जगह से ये एक्सेस हो सके, ठीक है। हम इसमें चाहते हैं कि मेरा दोनों इंस्टेंस वेरिएबल मेरा एक टाइप से इनिशियलाइज हो जाए, हमको दोनों इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। तो एक मिनट, कमा, ऐसे करके हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल डालते हैं कि हमको किस किस इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। मैंडेटरी नहीं है कि तुम सारा का सारा इंस्टेंस वेरिएबल लिखो ही, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे अगर स्ट्रिंग नेम और इंट आईडी है, जरूरी नहीं है कि तुम वहाँ पे नेम ही लिखो, तुम नेम 1 लिखो तुम्हारा मर्जी, आईडी 1 लिखो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे नेम 1 इज इक्वल टू नेम होगा, ठीक है, और id1 इज इक्वल टू id होगा। ऐसे करके हम लोग कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन करते हैं कि ये जो मेरा name1 वेरिएबल था ये मेरा एक टाइप से पैरामीटराइज वेरिएबल है, ठीक है। name1 जो वेरिएबल था इसको असाइन कर रहे हैं हम इसको, और id1 वेरिएबल जो है वो उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है। लेकिन एक और तरीका है, अगर यदि तुमको इसको सेम ही रखना है, देखो यहाँ पे एक देखे होगे कि यहाँ पे दिस कीवर्ड का होता है, दिस डॉट ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। ये अभी कंपाइलेशन एरर हम बता रहे हैं क्यों, ये हम दिस डॉट नेम करके ऐसे लिखा रहता है, ये तब मैंडेटरी होता है जब मेरा दोनों वैल्यू सेम रहेगा। जैसे वेरिएबल का नाम है नेम और आईडी है मेरा आईडी, तो यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम मेरा नेम है और आईडी का नेम मेरा आईडी है। अगर ऐसा कभी सिचुएशन रहता है, उस सिचुएशन में हम लोग दिस का यूज करते हैं। दिस मतलब होता है करेंट वैल्यू, दिस रेफर टू करेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि दिस रिफर करता है करेंट ऑब्जेक्ट को कि मेरा अभी करेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये जो मेरा नेम वेरिएबल है ये असाइन कर रहे हैं हम इसको, और ये जो मेरा आईडी है इसको असाइन कर रहे हैं इसको, ऐसे करके असाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर वेरिएबल का नाम ही चेंज कर दे, तो अगर वेरिएबल का नाम चेंज कर दिए तो हमको दिस विस लिखने का कोई काम नहीं है, हम बस यहाँ पे name1 इज इक्वल टू नेम करेंगे, मेरा हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऐसा मोस्टली हर जगह कहा जाता है कि तुमको नेम सेम रखना है ताकि तुमको बाद में कोई अड़चन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। क्यों? क्योंकि मान लो कि तुम यहाँ पे लिखे हो नेम, यहाँ नेम लिखे हो और यहाँ तुम name1 कर दिए, एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पे name1 कर दिए। अब तुमको फ्यूचर में मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर तुमको कुछ कंस्ट्रक्टर में चेंज करना होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा कि नेम में चेंज करे कि name1 में चेंज करे। इसीलिए कंपनी बेसिस पे सजेस्ट किया जाता है कि जो तुम्हारा वेरिएबल का नेम वो सेम टू सेम वैसे ही रखो, बट मैंडेटरी नहीं होता, वो तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, हम सेम ही रखते हैं, ठीक। और अगर मतलब बताए हैं कि अगर यदि मेरा दोनों पैरामीटर्स मेरा और साथ में मेरा जो वेरिएबल है वो सब सेम अगर हो, वेरिएबल सबका नेम, तो वहाँ पे दिस लिखना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर यदि हम वहाँ नहीं लिखेंगे, तो अगर यदि नाम अलग होगा तो हमको लिखने का कोई काम नहीं है। ऐसे करके हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं। कंस्ट्रक्टर का नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, इसलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से बनाया है। और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये मेरा एक टाइप से मेथड जैसा है, बट ये मेथड नहीं है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे लिखल होता है पब्लिक वॉइड एम्प्लॉय ऐसे करके, ठीक है। अगर यदि हम यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप डालते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। अब ये मेरा मेथड, अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं, अब ये मेरा मेथड है। याद रखना ये बात कि ये मेरा मेथड है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता। हम रिटर्न टाइप लगा दिए, मान लो हम यहाँ पे इंट लिख दिए एग्जाम्पल के लिए, एरर देगा क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ रिटर्न करना होगा। मान लेते हैं हम रिटर्न 10 कर रहे हैं, हट गया कंपाइलेशन एरर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ऐसा रहता है, अगर यदि हम यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप डाल दिए तो वो मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं, वो मेरा मेथड होता है। और कंस्ट्रक्टर में हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर सकते हैं, कंपाइलेशन एरर देगा, ठीक। कंस्ट्रक्टर बनाने आ गया। कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं? सबसे पहले ये मेरे क्लास का नेम, साथ में हमको कौन कौन से मतलब कौन कौन से वेरिएबल को असाइन करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम सबको लो, मान लेते हैं कि हमको ये आईडी नहीं चाहिए, हम बस नेम को ही असाइन करना चाहते, करो कोई बात नहीं, तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बट हम लिए हुए हैं तो हम सोच रहे हैं कि सबको असाइन कर दें, इसलिए चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ये कंस्ट्रक्टर मेरा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली होता है। एक मिनट,
सॉरी कंस्ट्रक्टर automatically call at the time of ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और कंस्ट्रक्टर मेरा ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम पे। हम लोगों को उसको एक्सप्लिसिटली बाहर से, जैसे मेथड अगर लिखते थे हमको मेथड को कॉल करना पड़ता था ना, मेथड का जो भी वैल्यू होता था उसको ऐसे करके कॉल करते थे, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ये जो है मेरा कंस्ट्रक्टर चेक, ये मेरे क्लास का नेम है, दिस इज द नेम ऑफ माय क्लास। देखो क्लास को रेफर कर रहा है। और न्यू कीवर्ड का काम होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। और सी मेरा एक टाइप से वेरिएबल है, जैसे तुम लेते हो ना ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम में, एग्जांपल के लिए मान लो लेते हो तुम int a इज इक्वल टू 10 ऐसे करके लेते हो ना, तो यहाँ पे int के जगह मेरा क्लास का नेम है कंस्ट्रक्टर चेक। ए वेरिएबल है तो हम ए की जगह सी लिए हुए हैं, और हमको कुछ वैल्यू पास करना होता है तो हम यहाँ पे अपना जो भी मतलब उसका वैल्यू डालेगा वो हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में कर लेंगे। ठीक, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और ये जो मेरा न्यू के बाद जो मेरा कंस्ट्रक्टर चेक है मेरा, ये मेरा एक टाइप से क्लास नहीं है, ये मेरा एक टाइप से कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर है मेरा, ये क्लास नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका देखो और इसका देखो, ये भी तो ब्रैकेट जैसा ही है, ये भी ब्रैकेट जैसा है। तो अगर ये मेरा एक टाइप से कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और एक बात और, कंस्ट्रक्टर जैसा कि हम अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि कंस्ट्रक्टर अगर यदि कंस्ट्रक्टर तुम क्रिएट किए हो अपने प्रोग्राम में, तो तुम्हारा कंपाइलर एक भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेगा। अगर तुम हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवाने जाओगे तो तुमको कंस्ट्रक्टर का काम पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे, मान लेते हैं हम अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हुए हैं, तो मेरा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर बैकग्राउंड में हमको बना के दे देता है। बट हर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर रहता ही रहता है, भले ही या तो तुम लिखो या तुम्हारा कंपाइलर आके डाल दे, बट कंस्ट्रक्टर रहेगा ही। सोचो, एक कोई भी तुम प्रोग्राम नहीं कर सकते हो विदाउट कंस्ट्रक्टर। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर का बेसिक डिस्क्रिप्शन था। तो हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, अगर यदि एक बात और, अगर अपने क्लास में अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तो मेरा कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। अगर कंस्ट्रक्टर हम अपने क्लास में बनाए हैं तो मेरा जो कंपाइलर है वो कंस्ट्रक्टर खुद का जो बना के देता है बाय डिफॉल्ट, वो नहीं बना के देगा। वो ये सोचेगा कि यार आदमी तो बहुत तेज है, ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है प्रोग्राम में, तो हम क्यों मेहनत करें, तो वहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होगा। तो ये हो गया। और यहाँ पे हमको दो वैल्यू भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम लोग दो वैल्यू को पास किए हैं। हमको दो वैल्यू पास करना है। मान लेते हैं हम यहाँ पे डाल दिए हैं अमन, मतलब एम्प्लॉय का नेम, और मान लेते हैं 10 पास किए हैं। कंस्ट्रक्टर का नहीं, एम्प्लॉय का बनेगा। एक मिनट, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा? जिसमें कंस्ट्रक्टर होगा, जो मेरा क्लास है मेन, उसी का ना बनाएंगे। एम्प्लॉय का बनाते हैं। एम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। कंपाइलेशन एरर, कंपाइलेशन एरर आएगा मेरा। क्यों कंपाइलेशन एरर आएगा? क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं कि अगर यदि हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो मेरा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा। लेकिन अगर यदि अपने प्रोग्राम में हम एक भी कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तो मेरा कंपाइलर इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करेगा। वो सोचेगा कि ये जो प्रोग्रामर है ये तो थोड़ा दिमाग वाला है, तेज है, ये कंस्ट्रक्टर पहले से अपने प्रोग्राम में बनाया है तो हमको बनाने का काम नहीं है। बस जावा में ऐसा है कि मैंडेटरी है कि तुम एक कंस्ट्रक्टर कम से कम अपने क्लास में लिखो ही लिखो, या तो तुम बनाओ या तुम्हारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में बना देगा। तो हम यहाँ पे खुद का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किए हुए हैं, इसीलिए मेरा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं किया। ठीक है, और इस हम जो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं इसमें दो पैरामीटर्स है मेरा, स्ट्रिंग नेम और इंट आईडी। इसी के वजह से इस यहाँ पे हमको दो वैल्यू को पास करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। am एग्जाम्पल के लिए अमन की है और मान लेते हैं 10 की। कंपाइलेशन एरर खत्म। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर
ये जो मेरा कंस्ट्रक्टर है इसको दो वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग नेम और इंट आईडी चाहिए। हम चलो भाई नेम डाल दिए और आईडी डाल दिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपाइलर खुश हो गया। लेकिन एक बात और, इसको हटाते हैं। नेम सबसे पहले मेरा स्ट्रिंग नेम है और सेकंड नंबर पे है मेरा इंट आईडी। अगर सोचोगे कि सबसे पहले हम 10 कर देते हैं, अब बाद में आके अपना नाम लिखेंगे, कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले ढूंढेगा कि फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 10 है तो इसको इंटीजर टाइप का होना चाहिए, ऐसा रहता है। ये नहीं कि यहाँ पे स्ट्रिंग नेम है तो चलो बाद में कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। कंपाइलर बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, वी नेवर डू दैट हियर, ठीक है। तो एज इट इज ऐसे करके लिखना रहता है। और एक बात और, एक ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेज इन जावा। हम जावा में कोई भी क्लास लिखे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए भी कोई क्लास क्यों ना लिखे, सबका पेरेंट बाय डिफॉल्ट मेरा ऑब्जेक्ट क्लास होता है। देख लो, अगर यदि मेरा ऑब्जेक्ट क्लास नहीं होगा तो हमको कंपाइलेशन एरर देगा, एक्सटेंड्स OBJECT, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। ये क्लास है, ये भी मेरा एक क्लास है, ये भी 100% करना चाहिए। देखो एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट मेरा कंपाइलर करके दे रहा है, तो हमको करने का इतना काम नहीं है, मेहनत करने का इतना काम नहीं। बाय डिफॉल्ट मेरा कंपाइलर कर रहा है यार, क्यों हम फालतू का इतना मेहनत करें। ऑब्जेक्ट क्लास में एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड होता है। रुक जाओ, पहले सिस आउट यूज कर, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। हम अगर प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे, बड़ा ही कुछ अजीबो गरीब करके @ सबसे पहले देखो बताते हैं क्या लिखा है, पैकेज ex.seption, उसके बाद @ का सिंबल, फिर क्लास का नेम, सॉरी आएगा पैकेज ex.seption, फिर @employ, फिर हैश कोड कुछ ऐसे करके देगा। देखो दिखाते हैं, देखो आया ना, ex.seption employ @ कुछ भी करके, ये मेरा एक टाइप से हैश कोड है। यहाँ से मतलब ये ex से लेके एम्प्लॉय तक मेरा ये एक टाइप से क्लास का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। कि एक्सेप्शन नाम के पैकेज में मेरा एम्प्लॉय क्लास है, और इसके बाद मेरा ये जो है, ये मेरा एक टाइप से हेक्साडेसिमल में हैश कोड दिया है। ये मेथड मेरा ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, ये मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में होता है। और इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चाइल्ड पेरेंट का मतलब एक्सटेंड कर रहा है ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को, जैसा कि बताए हैं कि जावा में ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेज इन जावा, तो इसका पेरेंट भी, इस एम्प्लॉय क्लास का भी पेरेंट होगा ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये कहता है कि जो भी मेरा मेथड्स और वेरिएबल्स पेरेंट के पास है वो तुम डायरेक्टली कॉल कर सकते हो अपने चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तुम्हारे पापा के पास अगर मान लेते हैं कि बाइक है एग्जाम्पल के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो बाइक तुमको भी मिलेगा, वाजिब बात है, तो वो बाइक तुमको भी मिलेगा। तो एक टाइप से जो भी मेरे पेरेंट का मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, वो मेथड को हम अपने क्लास में यूज कर सकते हैं। उसमें एक मेथड मेरा होता है टू स्ट्रिंग मेथड, चाहो तो पूरा लिखो या फिर ऐसे करके हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड, इस मेथड का काम होता है हमको वैल्यू प्रिंट करवाने का, कि इसमें कितना सारा इंस्टेंस वेरिएबल है, 2 इंस्टेंस वेरिएबल है, तो दोनों को प्रिंट करवाने का काम करता है मेरा टू स्ट्रिंग मेथड। और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं। हम यहाँ पे ई जो है मेरा, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय में ई ऑब्जेक्ट है मेरा। जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते हैं ऑटोमेटिकली ये मेरा टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाता है, ये टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो इसमें ये क्या करके देगा, हमको प्रिंट करके देगा नेम और साथ में उसका एम्प्लॉय का आईडी। देखो नेम आया अमन, आईडी आया 10। इससे ये हुआ कि मेरा वो जो हैश कोड कुछ से कुछ अगड़म बगड़म आ रहा था वो सब हट गया, ठीक है। इसलिए हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये टू स्ट्रिंग मेथड जो है ये मेरे ऑब्जेक्ट क्लास में रहता है। ओपन डिक्लेरेशन में जाओ, एक मिनट देखो यहाँ है ना, टू स्ट्रिंग इन ऑब्जेक्ट क्लास में ये मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड टू द ऑब्जेक्ट, ये मेथड मेरा ऑब्जेक्ट क्लास में रहता है। अगर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्लास पे लेके जाएगा ये हमको, ठीक। तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास से इस मेथड को लेके आए हैं।
ये समझ में आ गया टू स्ट्रिंग मेथड का काम क्या होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली मेरा टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। नहीं तो हमको मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले एसओपी में प्रिंट करवाना होता था। तुम यहाँ पे ये भी लिखो टू स्ट्रिंग, सिंपल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आंसर देगा। देखो ये टू स्ट्रिंग मेथड मेरा ऑब्जेक्ट क्लास का है, तुम चाहो तो उसको यूज करो, यहाँ पे लिखो ई डॉट टू स्ट्रिंग, या फिर अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली तुम्हारा कंपाइलर कॉल कर देगा। तो जब हमको ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा मेरा कंपाइलर, हमको इतना लिखने का काम क्या है, इसलिए हम नॉर्मली बस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक, चलो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसको डिलीट करो, इसको E1 करते हैं। ठीक है, इसको E1 करते हैं और अमन को हम मान लेते हैं राकेश करते हैं, राकेश, या अनमोल करते हैं, अनमोल, अनमोल करते हैं। ठीक, इसका आईडी मान लेते हैं 11 है। ठीक है, देखो मेरा वेरिएबल दो ही है, जैसा कि अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताए थे कि एक एक कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा। तो एक कॉपी इस एम्प्लॉय के लिए बना, अमन के लिए, और एक कॉपी बना इंस्टेंस वेरिएबल का इसके लिए, और इसमें हम अलग वैल्यू पास कर रहे हैं और इसका वैल्यू अलग पास कर रहे हैं। तो इससे ये होता है मेरा कंस्ट्रक्टर का, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का फ्लो बताते हैं, नहीं वो हम अभी थोड़ी देर के बाद बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, ऐसे करके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और बाद में हमको प्रिंट करवाना हो तो E1 को प्रिंट करवाएंगे टू स्ट्रिंग मेथड लेके, तो हमको वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, नया वैल्यू आएगा, अनमोल और ID 11 आ गया सारा वैल्यू। ये होता है मेरे कंस्ट्रक्टर का काम। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज आवर इंस्टेंस वेरिएबल। और कंस्ट्रक्टर का दो रूल है कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास नेम सेम होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। यहाँ देखो हम कहीं भी कंस्ट्रक्टर को कॉल किए हैं क्या, नहीं किए हैं। ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट किए कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, हम बस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे, सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, कॉल हो गया। ये होता है बेसिकली कंस्ट्रक्टर।